हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रीशियन में जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको ट्रेड परिचय के बारे में बताया था, उसके पहले आपको सिलेबस के बारे में बताया था। इसके साथ साथ ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ यानी व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा क्या होती है, मैंने सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कर दिया। तो अगर आप उस वीडियो लेक्चर को न देखे हों तो प्लीज़ जाकर पहले उस वीडियो लेक्चर को देखिए। दोस्तों आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि ट्रेड हैंड टूल्स, मैंने आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो हैंड टूल प्रयोग में लाए जाते हैं, जो हस्त औजार प्रयोग में लाए जाते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। दोस्तों यह हैंड टूल के बारे में आप देखें तो ज़रूर होंगे, बहुत से प्रकार के हैंड टूल आपने देखा होगा, लेकिन तो आपको एग्जैक्ट में किस टूल्स का प्रयोग हम लोग किस काम के लिए करते हैं इसके बारे में आपको सही जानकारी नहीं होगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जब तक आपको टूल्स के बारे में सही जानकारी नहीं है, आप एक अच्छे मैकेनिक या अच्छे इलेक्ट्रीशियन नहीं बन सकते हैं। पता लगा आपको कोई काम करना है, आप उस काम को करने के लिए किसी दूसरे प्रकार के टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप काम भी सही ढंग से नहीं करेंगे और समय आपका नुकसान होगा वो अलग से। तो इसलिए दोस्तों आपको टूल्स के बारे में जानना ज़रूरी है। मैं आपको जितने भी प्रकार के टूल्स होते हैं इसकी थियरी पढ़ाने के साथ साथ जो भी संबंधित टूल्स होते हैं उनको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा और आपको सारे टूल्स दिखाऊंगा भी। आज मैं आपको टूल्स का केवल परिचय बताना चाह रहा हूँ कि टूल्स कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम लोग एक एक करके सभी टूल्स के बारे में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग टूल्स को देखते हैं। तो सबसे पहला टूल्स हमारा हैंड टूल्स होता है, दूसरा मेजरिंग टूल्स होता है। हैंड टूल्स मतलब जो हाथ से हम लोग ऑपरेट करते हैं, और वैसे टूल्स जिसके द्वारा हम लोग किसी राशि को मेजर करते हैं। जैसे हमको वोल्टेज मेजर करना है, हमको करंट मेजर करना है, हमको पावर फैक्टर मेजर करना है, हमको किसी वायर का गेज मेजर करना है, या किसी कोई शाफ्ट है, कोई रोटेटिंग मशीन है, उसका जो शाफ्ट है उसका डायमीटर मेजर करना है, या कोई चीज़ एकदम 90 डिग्री पर रखी गई है या नहीं रखी गई है, इसको हमको मेजर करना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग मेजरिंग टूल्स में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्टील रूल, मापन टेप, ट्राई स्क्वायर, कैलिपर, ये सब जो है वायर गेज, माइक्रोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, पावर फैक्टर मीटर और CRO। तो इन सब के बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। लेकिन तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूं कि जो भी ट्रेड के लिए संबंधित टूल्स होते हैं उसके बारे में या उसका नाम आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों सबसे पहला हैंड टूल में आपको प्लायर्स आता है। प्लायर्स के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि प्लायर्स के द्वारा हम लोग किसी चीज़ को काटने, मोड़ने और किसी वस्तु का शेप देने के लिए हम लोग प्लायर्स का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रीशियन का एक यह महत्वपूर्ण औजार है प्लायर्स। इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। उसके साथ पेचकस है, मैंने जिसको हम लोग स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। इसके द्वारा हम लोग अलग अलग टाइप के पेंच को खोलने और कसने के काम में लाते। उसके बाद हमारा हथौड़ा है, हथौड़े का काम हम लोग शीट मेटल कार्य में करते हैं, या किसी चीज़ को हमें उसको आकार और आकृति देना है तो उस समय हथौड़े का काम हम लोग लाते हैं। उसी तरह से छैनी है, छैनी का काम हम लोग दीवार को काटने के लिए, लोहे को काटने के लिए, पत्थर को काटने के लिए करते हैं। हैक्सा भी एक इम्पॉर्टेंट टूल्स होता है जो कि लकड़ी को काटने के लिए और लोहे को काटने के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं। इसी तरह से रेतियाँ हैं जो जिसको हम लोग फाइल्स कहते हैं। रेतियों का काम जो होता है, कोई भी नुकीला पार्ट्स हो उसको हम लोग फाइलिंग मतलब घिस कर उस नुकीले पार्ट को समाप्त करना, या रब सरफेस को, जो भी खुरदुरी सरफेस होती हैं उसको फाइल्स की सहायता से हम लोग घिस कर या रगड़ कर
चिकना या स्मूथ बनाती हैं। उसी तरह से हमारा पोकर है। पोकर का काम क्या होता है, जब भी हमें किसी लकड़ी में छेद करना हो या ड्रिल करना हो, जैसे हमें हैंड ड्रिल से किसी लकड़ी या किसी ऐसे वस्तु में हमको छेद करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पर जो हैंड ड्रिल की बिट होती है जहाँ पर उसको लगाना है, उसके द्वारा हम लोग पोकर की सहायता से चिन्ह बना लेते हैं, यानी थोड़ा गड्ढा कर लेते हैं जिसमें बिट जाकर आसानी से आपकी बैठ जाए। उसी तरह से रॉल प्लग टूल है। रॉल प्लग टूल क्या है, इसके द्वारा, इस टूल्स के द्वारा हम जब भी कहीं वायरिंग करते हैं तो हमें उस समय मान लीजिए कि हमारे पास कोई ड्रिल मशीन नहीं है, हमारे पास कोई कटर मशीन नहीं है, तो वायरिंग को स्थापित करने के लिए इस रॉल प्लग टूल के द्वारा हम लोग दीवार की सतहों में गड्ढा करते हैं और इसके द्वारा हम लोग वायरिंग को करते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद फेज टेस्टर है। ये सभी लोग आप जानते होंगे कि फेज टेस्टर चूँकि एक इलेक्ट्रीशियन के पास ज़रूरी रूप से होना आवश्यक औजार है। इस फेज टेस्टर के द्वारा हम लोग पता करते हैं कि हमारे जो भी लाइन है, जिसको हम लोग न्यूट्रल या फेज कहते हैं, इसमें प्रॉपर इसकी कंटिन्यूटी यानी कंडक्टिविटी बनी है कि नहीं है, इसमें लाइन निरंतर फ्लो कर रही है, बह रही है कि नहीं, तो ये पता हम लोग फेज टेस्टर के माध्यम से कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रीशियन नाइफ। ये इलेक्ट्रीशियन नाइफ का काम क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल पर, किसी भी चालक पदार्थ से उसके इंसुलेशन को हटाने के लिए करते हैं। तो ये भी इलेक्ट्रीशियन का एक जो है महत्वपूर्ण औजार है। टेस्ट लैंप। टेस्ट लैंप के द्वारा हम लोग किसी भी लाइन की कंटिन्यूटी माने उसकी सततता का पता करते हैं कि लाइन प्रॉपर रूप से चल रही है या नहीं, या कहीं से लाइन हमारी शॉर्ट है या ब्रेक है या ओपन है, तो टेस्ट लैंप के द्वारा हम लोग पता कर लेते हैं। उसी तरह से स्क्राइबर है। स्क्राइबर का काम जो होता है सीट मेटल के कार्यों में होता है। स्क्राइबर के द्वारा हम लोग जब भी किसी सीट का मतलब लोहे की चादर को काटना हो, तो काटने से पहले उस पर निशान बनाना ज़रूरी होता है। तो इस निशान बनाने के लिए हम लोग स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। अगला पंच है। पंच का काम जब भी कहीं हमें ड्रिलिंग करना हो, ड्रिल मशीन के द्वारा या हैंड ड्रिल मशीन के द्वारा हमें ड्रिल करना हो, तो इस पंच की सहायता से हम लोग जिस भाग पर या जिस पॉइंट पर ड्रिल करना हो, वहाँ पर हल्का सा होल या उसमें जगह बना देते हैं, जिसके माध्यम से ड्रिल उसमें जाकर सही ढंग से बैठ जाए। तो ये पंच का काम होता है। उसी तरह से दोस्तों डिवाइडर। ये डिवाइडर में दो लैग्स होती हैं जो आपस में डिवाइड होती हैं। इसका प्रयोग हम लोग शाफ्ट के डायमीटर को मेजर करने के लिए, या कोई ऐसी पाइप है उसके अंदर कितना डाया है, पाइप या खोखली या हॉलो पाइप है उसके अंदर कितना डाया है, तो इसका प्रयोग उसको मापने के लिए हम लोग डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका कंड्यूट डाई सेट। कंड्यूट का मतलब पाइप होता है, और इस पाइप में अगर कोई सॉकेट कसना है तो उस पर चूड़ी काटी जाती है उस सॉकेट को कसने के लिए। तो ये चूड़ी काटने का काम हम लोग कंड्यूट डाई सेट से करते हैं। ये जितने भी मैं आपको औजार बता रहा हूँ सबको मैं लाइव दिखाऊंगा आपको, और आपको उसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। तो अभी मैं सभी औजारों का आपको परिचय करा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और इसके बाद एक एक करके हम लोग सभी औजार के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये कंड्यूट पाइप सेट है। इसके द्वारा हम लोग किसी भी पाइप की बाहरी सतहों पर चूड़ी बनाकर सॉकेट को कसने का काम करते हैं कंड्यूट डाई सेट के द्वारा। उसी तरह से रेंच एंड स्पैनर, यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं किसी भी मशीनरी को खोलने और उसको बनाने के लिए। यह अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग आकार के होते हैं। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे रेंच, आपके घरों पर रेंच होता होगा। किसी नट बोल्ट को खोलने या टाइट करने के लिए हम रेंच का प्रयोग करते हैं। तो ये रेंच एंड स्पैनर के बारे में आपको पढ़ना है। जिमलेट
यह बढ़ई का काम जो करते हैं उनका एक प्रमुख औजार होता है। किसी भी लकड़ी में छेद करने के लिए हम लोग जिमलेट का प्रयोग करते हैं, या आप छेद करने के लिए ड्रिल मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, हैंड ड्रिल मशीन होती है। लेकिन तो मान लीजिए कि ड्रिल मशीन आपके पास नहीं है तो ये जिमलेट है, तो जिमलेट की सहायता से भी आप अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है ड्रिल मशीन, ये ड्रिल मशीन कई प्रकार की होती हैं। हैवी कार्य के लिए या कोई हल्का कार्य है इसको करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी वस्तु में हमको छेद करना हो तो वहाँ पर ड्रिल मशीन का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसी तरह से पाइप रिंच है। पाइप रिंच का प्रयोग सामान्यतः पाइप को पकड़ने, मजबूती से पकड़ने के लिए किया जाता है। इस पाइप रिंच का प्रयोग सामान्यतः आप देखे होंगे आपके घर पर कोई मशीन जो ऐसी है, पानी देने वाली मशीन है, या समरसेबल की आपको बोरिंग आपने करवा कर रखा है, तो वहाँ पर जो इसके मैकेनिक्स होते हैं जो इसको लगाते हैं, उनके पास ये पाइप रिंच एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट औजार होता है। उसके बाद पाइप कटर है। ये पाइप को काटने का काम में आता है। जैसे स्टील की कोई पाइप है या आयरन की कोई पाइप है, उसको काटने के लिए हम लोग पाइप कटर का प्रयोग करते हैं। उसके साथ सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन आप लोग देखते होंगे, आप किसी इलेक्ट्रीशियन के पास गए, आपका कोई चीज़ ख़राब है, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऐसा ख़राब है, तो वो लोग सोल्डरिंग आयरन के द्वारा कहीं तार को सोल्डर या डी सोल्डर करने के काम में प्रयोग में लाते हैं। तो सोल्डरिंग आयरन आपको पता होगा। उसके बाद लंडल कड़छी। लंडल कड़छी आप इसको सामान्य भाषा में या आम तौर के बोलचाल में भाषा में आप कह सकते हैं। लंडल और कड़छी का मतलब ये होता है, कढ़ाई और कड़छी का मतलब कलछुल। कढ़ाई और कलछुल, ये बताओ आप कढ़ाई और कलछुल का काम यहाँ के क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? तो ये कढ़ाई और कलछुल का काम होता है बाबू इलेक्ट्रीशियन में भी। कहाँ पर काम होता है? जहाँ केबल्स को जोड़ना होता है, केबल्स को हमको किसी ऐसे पॉइंट पर कसना होता है, तो वहाँ पर केबल्स को जोड़ने के बाद हमको उसको सोल्डरिंग करने की आवश्यकता होती है कि जोड़ मजबूती से आपस में जुट जाए और उस पर स्पार्किंग करने की या स्पार्किंग करने का खतरा ना रहे। तो उसके लिए सोल्डर को हम लोग क्या करते हैं, गरम करते हैं। और गरम किस में किया जाता है? इसी लंडर कड़छी में ही गरम किया जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर सोल्डरिंग आयरन, सॉरी यहाँ पर 2 बार सोल्डरिंग आयरन हो गया। सोल्डरिंग आयरन का काम मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद कतिया है। कतिया क्या होता है? शीट मेटल के कार्य को काटने के लिए हम लोग कतिया का प्रयोग करती हैं। एक तरह से कैंची के समान होता है, कैंची के समान, जो कि लोहे की चद्दर को हम लोग इस कतिया के द्वारा आसानी से काट सकते हैं। तो ये शीट मेटल के कार्य के लिए होता है। अब ब्लो लैंप। ये ब्लो लैंप क्या होता है? इसमें केरोसिन का तेल हम लोग भरते हैं, और जैसे आपका स्टोव पहले देखा होगा कि स्टोव को हमने जला दिया, वहाँ से आग निकलना, उसके बर्नर के द्वारा आग निकलने लगी, उसी तरह से आपका ब्लो लैंप होता है। ये जलता है, इसमें केरोसिन डालकर हम लोग इसको जब जलाएंगे तो इसके बर्नर से आग निकलने लगेगी। अब ये आग के द्वारा हम लोग जो है यहाँ पर जो आपको रखा गया लैंडल कड़छी को गर्म करते हैं और इसमें सोल्डर डालकर उसको पिघला लेते हैं। तो ये ब्लो लैंप होता है। बाकी कैंची का काम मोटर की बाइंडिंग, पंखे की बाइंडिंग में हम लोग जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसको काटने के लिए करते हैं। कैंची आप सभी लोग देखे होंगे। उसके बाद कुछ मेजरिंग टूल्स हैं आपके पास, जो कि स्टील रूल है। स्टील रूल आप अपने घर पर देखे होंगे। स्टील मतलब जो स्टील की बनी हुई रूल होती है, जिस पर आपके पैमाने लिखे होते हैं 1 से लेके 15 सेंटीमीटर तक। तो ये स्टील रूल होती है, ये कई साइज में आपको मिलती हैं। उसके बाद मापन टेप होता है, जिसके द्वारा हम लोग दूरी को मापने के लिए, जिसको आप सामान्य भाषा में फीता भी कहते हैं, मापन टेप कहते हैं, दूरी मापने के लिए करते हैं। इसके साथ साथ ट्राई स्क्वायर है आपका। किसी भी वस्तु को 90 डिग्री पर पता करने के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर का
प्रयोग करते हैं। किसी मशीन को 90 डिग्री पर स्थापित करना है तो उस समय हम लोग ट्राई स्क्वायर की सहायता से उसके बेस को हम लोग पता कर लेते हैं। उसके बाद कैलिपर है। कैलिपर भी एक प्रकार का आपका वैसा ही औजार है जैसा कि आपका यहाँ पर डिवाइडर है। इधर कहीं आपको दिख रहा होगा डिवाइडर, यहाँ पर डिवाइडर लिखा गया है। कैलिपर के द्वारा भी हम लोग किसी शाफ्ट के बाहरी आउटर सरफेस को मापने के लिए या कोई खोखला शाफ्ट है उसके इनर डायामीटर को मापने के लिए कैलिपर का प्रयोग करते हैं। तो ये कैलिपर है। उसके बाद वायर गेज है। वायर गेज के द्वारा हम लोग तार जो भी हमारे कंडक्टर होते हैं इसका गेज पता करते हैं, और वायर गेज किसी कंडक्टर का जितना अधिक रहेगा वह साइज में उतना पतला होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में देंगे। यानी जो डायामीटर होता है कंडक्टर का वह वायर गेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वायर गेज का मान जितना अधिक होगा कंडक्टर का डायामीटर उतना कम होगा। इसके साथ साथ यह माइक्रोमीटर के द्वारा भी हम लोग किसी वायर के गेज का पता करते हैं। इस मीटर के द्वारा भी हम लोग वायर का गेज आसानी से पता कर लेते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अमीटर है, वोल्ट मीटर है, मल्टीमीटर है, वाट मीटर है। अमीटर का प्रयोग दोस्तों हम लोग एसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं। ये मीटर क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा भी। उसके बाद वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर का प्रयोग हम लोग एसी वोल्टेज या डीसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए करते हैं। इसके बाद हमारा मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर जो सारे तरह के काम को कर लेता है उसे मल्टीमीटर कहते हैं। इसके द्वारा हम लोग वोल्टेज भी मेजर कर लेते हैं, करंट भी मेजर कर लेते हैं, रेजिस्टेंस भी मेजर कर लेते हैं। तो ये हमारा मल्टीमीटर है। उसके बाद वाट मीटर के द्वारा हम लोग एसी या डीसी की पावर को मेजर करते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि वाट मीटर क्या होता है। इसके बाद ऊर्जा मापी यानी एनर्जी मीटर। आपने बिजली का कितना खपत किया हम लोग ऊर्जा मापी से पता कर लेते हैं। यह आपके घर के बाहर या दरवाजे के पास में लगा होता है एनर्जी मीटर, जो कि पावर कंज्यूमशन की दर को बताता है। तो ये आपको वाट मीटर आपको पता होना चाहिए कि इसका काम क्या होता है। इसके बाद शक्ति गुणक मीटर जो होते हैं, पावर फैक्टर मीटर होते हैं। पावर फैक्टर मीटर का जो काम होता है यह एसी में जो पावर फैक्टर होता है इसको मेजर करता है या बताता है। क्योंकि पावर फैक्टर बच्चों को ज़्यादातर समझ में नहीं आता है कि पावर फैक्टर क्या होता है। ये जब मैं आपको बताऊंगा तो डिटेल से सारी चीज़ें बता दूंगा। थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको पावर फैक्टर के बारे में बताना चाहूँगा कि यह वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। ध्यान देंगे, वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं, और पावर फैक्टर का मान 0 से 1 के बीच में होता है। पावर फैक्टर का मान कम से कम होना किसी भी सिस्टम के लिए नुकसानदायक होता है। तो पावर फैक्टर किसी भी सिस्टम का अच्छा होना चाहिए। तो ये हम लोग कैसे पता करते हैं? पावर फैक्टर मीटर से। उसके बाद CRO है, कैथोड रेज ऑक्सीलेटर। यह एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर होते हैं जिसके द्वारा अलग अलग तरह की तरंग, जैसे हमारा एसी की जो तरंग है जिसको हम लोग साइन वेव कहते हैं यानी साइनोसॉइडल वेव कहते हैं, उसी तरह से हमारा स्क्वायर वेव है, ट्रायंगुलर वेव है, रेक्टेंगुलर वेव है। अलग अलग तरह की वेव फॉर्म को हम लोग CRO के द्वारा मेजर कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को बता सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को बता सकते हैं। तो ये सारे जो कि सामान्य रूप से इलेक्ट्रीशियन में प्रयोग होने वाले औजार हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक एक करके सभी औजार के बारे में डिटेल से बताऊंगा और उसका आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।